वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासी चैनल आज एक विशेष एपिसोड प्रस्तुत कर रहा है जो कि समाज सेवा से संबंधित है। प्रयाग सेवा संगम एक स्वः वित्त पोषित स्वयंसेवी संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर में कार्यशील है। सन 2018 से संस्था ने प्रयागराज शहर के लिए निःशुल्क वातानुकूलित शव बॉक्स की सेवा प्रारंभ की और सन 2020 से निःशुल्क शव वाहन की सेवा प्रदान कर रहा है। यह सेवा प्रयागराज शहर के लिए उपलब्ध होती है जिसमें गंगा पार और यमुना पार का क्षेत्र नहीं है। सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए 1 फरवरी सन 2026 को प्रयागराज में स्थित रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में विभिन्न विद्यालयों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 5 विषयों पर थी। पर्यावरण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता यानी पोस्टर प्रतियोगिता जो कि 3 वर्गों में थी। वर्ग ए कक्षा 10 से 12 विषय था हमारी पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी। वर्ग बी कक्षा 7 से 9 विषय था हरित पृथ्वी हमारा संकल्प। वर्ग सी कक्षा 4 से 6 विषय था पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ। और निबंध प्रतियोगिता 2 वर्ग में थी। निबंध प्रतियोगिता में 4 विषय थे। वर्ग ए के लिए 2 और वर्ग बी के लिए 2 विषय। वर्ग ए कक्षा 10 से 12 का विषय था सामाजिक समरसता और स्वदेशी जीवन शैली। और वर्ग बी कक्षा 7 से 9 इसका विषय था कुटुंब प्रबोधन व नागरिक कर्तव्य बोध। 22 फरवरी को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रस्तुत है कार्यक्रम की झलकियाँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोहन जी द्वारा की गई। भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री शिव कुमार पाल जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। एपिसोड 2 भाग में है। भाग 1 आज और भाग 2 अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। कृपया एपिसोड को अवश्य देखें, सुनें, लाइक व शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की भी कृपा करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय हिंद। एक वार्षिक बैठक होती है, परंतु
इन वर्षों में सामाजिक सरोकार के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी सन 2026 को कुछ कार्यक्रम किए गए विद्यालयों के, जो विषय थे पर्यावरण पे प्रतियोगिता थी, पोस्टर प्रतियोगिता यानी चित्रकला प्रतियोगिता, और सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी जीवन शैली और कुटुंब प्रबोधन। ये 4 विषय थे जो निबंध के थे। पोस्टर प्रतियोगिता कक्षा 4 से 6 एक ग्रुप था, 7, 8, 9 दूसरा ग्रुप था और 10, 11, 12 तीसरा ग्रुप था। 3 ग्रुप में थी। इसी प्रकार निबंध प्रतियोगिता 2 ग्रुप में थी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। स्वाभाविक है उसका इवैल्यूएशन भी हुआ, मूल्यांकन किया गया। तो हमारे बीच में आदरणीय जजेस महोदय भी उपस्थित हैं और मैं सर्वप्रथम निबंध प्रतियोगिता में हमारे 2 जजेस हैं, सुश्री रति अस्थाना जी और मैडम निम्निता शोम। मैं रति अस्थाना जी से निवेदन करूंगा, आप पीजीटी टीचर रही हैं जगतारण गोल्डन जुबली स्कूल में पॉलिटिकल साइंस की। 33 वर्ष का आपका अनुभव है और आपने इवैल्यूएशन किया है। मैं निवेदन करूंगा कि 5 मिनट के लिए आप आएँ। और बच्चों ने को लिखने में, निबंध में कुछ कमियां रह गई हैं, वो और कैसे अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे उन त्रुटियों को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आपसे निवेदन है। Appreciate whatever that you have taken efforts to express your thoughts, your views, but I would like to give you some suggestions so that you can improve your writing skills. Like the topics were Nagrik Kartavya Bodh. So you have to describe these terms not in detail, but brief description should be given. Who is a citizen? नागरिक कौन है, किसको हम नागरिक कहते हैं? Then what are the fundamental duties and what is the source of fundamental duties, where they are found in the constitution? If it is written, then which article deals with the fundamental duties? This should be written in short. Same way, both is the awareness or how conscious we are towards our duties. These should be inculcated right from the beginning. At home also, when we can tell the children to switch off lights and fans, and then not to waste water. So these are some of the basic duties which should be inculcated right at the beginning, so that when they grow up, they become responsible citizens. And the other topic was Swadeshi lifestyle. There also I found that you have written in detail about Swadeshi, but lifestyle, how will you adopt Swadeshi lifestyle, that is not given much emphasis. So you have to write how to adopt Swadeshi lifestyle, like small actions. During festivals, instead of buying Chinese lights, we can buy मिट्टी के दिए मिलते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं, which will help our local artisans to develop, and also that will help in developing the economy. Same way you have written about Atmanirbhar Bharat, but how a nation would become Atmanirbhar, that is not clearly mentioned. So you have to write about startups, which the government of India is encouraging, and also about skill development. Now CBSE has introduced skill subjects in the schools so that children can identify which skill they can develop, and then later on they can start their own enterprise, whichever skill they are good at. Then same way vocal for local, that is also mentioned in some of the essays. Then vocal for local, how? You have to promote the handicrafts, handloom, cottage industries. They are the backbone of the Indian economy. And if we promote, we use them, then only our artisans, craftsmen, they will prosper and the economy would become strong. The other thing is that when you are writing an essay, there has to be continuity. That link was broken. Somewhere I found that the paragraphs were not interlinked. So it should be in continuation. Then it will present a perfect picture of what your thoughts are, what you wish to write. Then spelling mistakes were there, that should be avoided. Grammatical mistakes were there. So these things you should try to overcome. And moreover, essays are written in third person.
I found that all of you written in first person, that is hum log, hum. It has to be in third person, he, she, they, them. Thank you. हमारा है दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। जिसने सेवा धर्म निभाया नर में नारायण देखा, वही महामानव देखेगा हर मानव में प्रभु रेखा। एक ब्रह्म है पिता सभी के, निर्मित यह जग सारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। अब मैं निबंध प्रतियोगिता के दूसरे जज Those who have won the prizes, of course, they were definitely better than the others. But what I would like to say is, participation is top. Because what I have felt throughout my life, when we prepare for something, when we are participating any activity, you know, it just improves, it helps you grow, and it improves your mental, intellectual health. Because while the process starts, while your journey starts of participation, you look into the theme and then you understand what the theme is about. So you do some research and you go on studying about it, and then you organize your thoughts. You have some innovative thoughts in your mind, and then you organize your thoughts, then you memorize them, and then you recollect them where you are suppose for essay competition, or it's an art competition, or any other competition. The whole journey is so good. It helps you towards perfection. So I would congratulate all the participants. I think they are not here, but all the participants, those who have participated. Because now I find very few children are really eager to participate in competitions. Children are so busy with their mobile phones, they are so busy with the games, they hardly take any effort to participate in. Harmony is the topic which I have seen. There you could have given little data like 22, India has 22 recognized languages. So we are such a diverse country of 22 languages and different food, different customs, different rituals, and still we are talking about social harmony, and we do talk about it. So those are little data you can just add, and as ma'am has said, I'll just repeat: one good introduction, a powerful conclusion, and in between you have to understand what is the topic about, and then you can give some real life examples also. So anyway, you had tried hard and it was good. So end of it, I will just say, whatever you write, it should be original. Write from your heart and not from ChatGPT. If you just write from your heart, it comes out to be very, very good. Thank you so much. जिनका सुपरविज़न पूरा रहा है, वो शख्सियत देश विदेश में अपनी पेंटिंग से धूम मचा चुकी है। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना ही है, लेकिन फिर भी मिस्टर रविंद्र कुशवाहा जी सामने हमारे बैठे हुए हैं। पेंटिंग में इन्होंने धूम मचा रखी है। दुनिया के उच्च कोटि के कलाकारों में शुमार हैं आप। कवि भी हैं, कलाकार भी हैं। नारायण आर्ट अकादमी के निदेशक हैं, विश्व कला प्रदर्शनी के संयोजक, प्रयागराज के प्रसिद्ध कलाकार नवनींद्रनाथ टैगोर रत्न, प्रयाग के जीवंत कवि, कवि श्रेष्ठ, कवि रत्न, अंतर्राष्ट्रीय बीपी काम्बोज रत्न इत्यादि हजारों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित रविंद्र कुशवाहा जी ने 4 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड पुरस्कार भी प्राप्त किए। सामने बैठे हमारे गुरुओं का और विद्यार्थियों का भी प्रातः का नमस्कार। एक प्रतियोगिता में भाग लेना ही सबसे बड़ी बात होती है, वही उनका पुरस्कार भी होता है। जीतने वाले तो केवल सिर्फ 3 ही होते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन जो लोग नहीं जीतते वो भी अपने को हारा हुआ महसूस न करें, क्योंकि उनके भी चित्र बहुत अच्छे थे। एक बाध्यता है जज की कि वो 3 ही पुरस्कार दे सकता है, और कलर किया था जिसमें हम पृथ्वी को बचाने की, और पृथ्वी है तो हम हैं, ये टॉपिक हमारे संस्था प्रयाग सेवा संगम ने दिया था। और प्रयाग सेवा संगम
देश में समाज सेवा का कार्य कर रही है, उनका भी हम दिल से अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं कि ये इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें। और बच्चों ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी। पृथ्वी को बचाने के लिए पहले तो पेड़ों का काटना बंद हो और पेड़ों को लगाया जाए। जंगल कटते जा रहे हैं हमारे, मौसम चेंज होता जा रहा है, गर्मी में बरसात हो रही, बरसात में जाड़ा आ जा रहा है, जाड़े में गर्मी आ जा रही है। तो इस तरह से प्रकृति भी तभी साथ देगी, पृथ्वी हमारी तभी सुरक्षित रहेगी जब हम हर व्यक्ति संकल्प करें कि एक एक पेड़ जरूर लगाएं और बड़े वृक्ष लगाएं अपने दरवाजे के पास, अपने बाउंड्री में या कहीं भी जहां भी जगह मिले। मैंने अपने कॉलेज में 50 पेड़ लगवाए हैं जो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं सागौन के। धन्यवाद। पर्यावरण प्रफुल्लित करके समरसता की राह गढ़े, शिष्टाचार स्वदेशी अपने अधिष्ठान की आन बने, कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने। हमारे समक्ष एक ऐसी विभूति मौजूद है जो प्रेजेंट में तो रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, लेकिन इसके पहले सुल्तानपुर के कादीपुर जनपद में करीब 26 साल ये प्रधानाचार्य रहे हैं। और इस विद्यालय की प्रगति आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विद्यालय में अनेकों बच्चे IAS, IPS और PCS हो चुके हैं। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है और इस समिति की बैठक भी है। सबसे पहले मैं इस समिति को ढेर सारा स्नेहाशीष देते हुए इस समिति को बधाई भी देता हूं कि आपके मन में इस प्रकार के कार्यक्रम करने का जो संकल्प है, मैं उस संकल्प को मैं प्रणाम करता हूं। भारत, आर्यावर्त, अनेक नामों से भारत जाना जाता है, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश रहा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी कि यह देश गुलाम हुआ। शक आए, हूर आए, कुषाण आए, डच, फ्रांसीसी, मुगल, अंग्रेज बारी बारी से आए और इस देश पर उन्होंने शासन किया। हमारी मानसिकता उन्होंने बदल दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देने वाला कोई अगर देश है तो भारतवर्ष है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश अगर किसी देश से पूरी दुनिया को गया है तो भारतवर्ष है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का संदेश अगर दुनिया को किसी ने दिया है तो ये भारतवर्ष है। आज संकट कहां है? आज इन विषयों पे चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आज कुटुंब प्रबोधन की बात हो रही है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की संकल्पना थी। एक ही परिवार में दादा दादी, पुत्र पुत्र, नाती पोता सब प्रसन्नता से रहते थे। धीरे धीरे संकल्पना बदली। एक आया हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। फिर थोड़ा और आगे बढ़ गया मामला। एक बिग फैमिली आई, डबल इनकम, नो किड्स। पति पत्नी दोनों कमाएंगे लेकिन कोई बच्चे नहीं होंगे। उससे आगे भी थोड़ा मामला बढ़ गया। लिव इन रिलेशनशिप। आखिर देश चाह कहां रहा है? इसको कर कौन रहा है? इसमें भूमिका तो इसी देश के लोगों की है। एक मुखिया घर का होता था, उसका जो आदेश निर्देश हो जाता था पूरे परिवार के लोग मानते थे। और आज क्या हो रहा है? अगर एक परिवार में दो बेटे हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक साथ बैठना नहीं हो पा रहा है। ये परिवार का संकट है। एक परिवार में अगर 3 लोग हैं तो तीनों लोग अलग अलग मोबाइल लेकर के, एक कोने में कोई बैठा, एक कोने में कोई बैठा, एक कोने में कोई बैठा। वास्तव में ये कुटुंब के प्रबोधन की आवश्यकता इसीलिए है
कि संयुक्त परिवार की संकल्पना समाप्त हो रही है। अगर इस ओर हमारी दृष्टि नहीं गई तो हमारे बच्चे जो आगे होंगे, वो जो हमारे संबंध हुआ करते थे, चाचा चाची, बुआ फूफा, जब एक ही संतति होगी, एक ही पुत्र पुत्री होंगे, तो इन संबंधों का उनको संज्ञान ही नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस विषय को लेकर चिंतित है कि अगर इस देश का परिवार एक साथ नहीं रहा तो धीरे धीरे संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कुटुंब प्रबोधन की बात आई कि यहाँ के लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि जो हमारा अतीत रहा है, उस अतीत से भी हमें सीखना है। अतीत से बहुत सारे परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन होना भी चाहिए, परिवर्तन हो भी रहा है, लेकिन परिवर्तन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारे परिवार बिखर जाएं, हमारे परिवार टूट जाएं। इसलिए आज कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है। इसलिए हम सबको विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में कहां कमी रह जा रही है, क्योंकि जो हमारी संतति आगे आएगी उस संतति को कुछ पता ही नहीं रहेगा। क्योंकि माता पिता का जो स्नेह आज के 20 वर्षों पहले मिलता था, आज माता पिता का वह स्नेह अपने बच्चों को नहीं मिल रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है। इस भागम भाग जीवन में दोनों पति पत्नी नौकरी में होंगे, अलग विषय है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि माता का जो स्नेह पुत्र को मिलता है, पुत्रियों को मिलता है, दाई कभी मां नहीं बन सकती। वो काम तो कर सकती, पालन पोषण कर सकती है, लेकिन वो मां का स्वभाव उसका नहीं आ सकता। इसलिए कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है। एक विषय सामाजिक समरसता का है। इस देश में आज जाति की बात हो रही है, संघ जात की बात नहीं करता। हम तो कहते हैं हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। हम तो इसको आज से नहीं कहते हैं, तो वेदों में कहा गया हम सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। ये जो हमारा बड़ा समाज है, ये कभी पतित नहीं हो सकता। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी जो दीक्षा है वो हिंदुओं की रक्षा है। मम मंत्र समानता, हमारा मंत्र समानता का है। हम सब एक दूसरे के सहोदर भाई हैं। आज पूरे देश में कई तरह की बहसें प्रारंभ हो गई, लोग एक दूसरे से बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर क्या होगा इस देश का अगर इसी प्रकार से कुछ लोग, उनको तो आनंद आ रहा है कि जब ये देश बटेगा, हम ये जाति में बटेंगे तो हमारा लाभ होगा, हम राजनीति के उच्च सिंहासन पर बैठ जाएंगे, लेकिन देश तो बिखर जाएगा। यहाँ कभी नहीं था। हमारे गांव में, मुझे याद है, मैं छोटा था तो हमारे गांव में, हमारे घर में जो काम करते थे उनको हम लोग काका बोलते थे, और मुझे लगता है कि उनका सम्मान पिता के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं का सम्मान था जो हमारे घर में काम करते थे। ये हमारी संस्कृति रही है। लेकिन आज कहा जाए तो सामाजिक समरसता घट रही है, एक दूसरे से दूरी बढ़ रही है। ये जाति कहाँ थी? जाति तो थी नहीं, कर्म के आधार पर जाति बनी थी। जो काम करता था उस जाति में वो आता था। लेकिन संकट खड़ा हो गया। आज अपने ही लोगों ने, इसी देश में रहने वाले लोग इसी देश का अन्न खा करके इस प्रकार की प्रवृत्ति फैला रहे हैं, अमुक जाति अमुक जाति अमुक जाति अमुक जाति। ये ठीक नहीं है। इसलिए ये जो विष वमन हो रहा है, जो विष बोया जा रहा है, इसकी परिणति बड़ी खराब होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के समाज को जगाने का दायित्व हम लोगों का है। वास्तव में ये समिति इस काम में लगी है, नहीं तो विषय ही नहीं आता। हम सबको इसके बारे में जानना पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा। अगर ये हम कर लेंगे तो देश को टूटने से कोई नहीं बचा। माने अगर हम गड़बड़ हुए तो देश टूट जाएगा, फिर वही स्थिति आएगी। हम विश्व गुरु थे, गुलाम हो गए, और ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं। और वो षड्यंत्र बाहरी ताकतें नहीं कर रही हैं, ये हमारी आंतरिक ताकतें इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही हैं। इसलिए ये जो सामाजिक समरसता का विषय है, समाज में हम सब समान हैं।
केवल जिसके जिम्मे जो काम है उस काम को अगर करेगा तो स्वाभाविक रूप से सब अच्छा होगा। पर्यावरण का संकट हुआ। हम पहले गांव में रहते थे, अधिकांश गांव था, शहर बने, लोग गांव से पलायन करके शहर में आए। यहाँ की हवा शुद्ध हुआ करती थी और यहाँ तो हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उसके दोहन की बात हुई है, उसके शोषण की बात नहीं हुई है। हम उसका शोषण करने के अधिकारी नहीं है। हमारी जितनी आवश्यकता है हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए। लेकिन आज इस विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को बहुत संकट खड़ा हो रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की जो कटाई हो रही है, आज दिल्ली का हिसाब किताब देखा जाए तो वहां जो पर्यावरण प्रदूषण का लेवल है वो दुनिया के देशों में से 1-2 देशों के बाद लगभग तीसरे नंबर पर पहुंच गया। केवल ये दिल्ली की बात नहीं है, अभी प्रयाग में भी एक हुआ था। प्रयाग में इधर उत्तर क्षेत्र में वहां का प्रदूषण बहुत बढ़ गया था। तो पेड़ काटना ठीक है, पेड़ सूख गए, सूखेंगे, कटेंगे, लेकिन उस अनुपात में कहा गया कि एक पेड़ अगर हम लगाते हैं तो वह हमारे एक पुत्र से बड़ा है। इसलिए यहाँ तालाब बनाए जाते थे। तालाब बनाने के पीछे था कि जो पानी हमारा होगा वहां इकट्ठा होगा, जल का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो नीचे नहीं जाएगा। ये सब धीरे धीरे कहा जाए तो इसमें कमी आ रही है। यहाँ देखिए हमारे भाजपा जी ने इतने पेड़ लगाए। अगर इसी प्रकार का संकल्प सब ले लें, और संकल्प लेने की सामर्थ्य है, संकल्प हम लोग ले सकते हैं कि कम से कम, अभी भाई साहब ने बताया कि हमने 25 पेड़ लगाए, तो क्या हम लोग नहीं लगा सकते? हम जहां भी रहते हैं वहां हमारे पास जमीन है, हम गमले में पेड़ लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा और गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, इस देश के पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। यहाँ पानी का बहुत उपयोग हो रहा है। पानी की कितनी मात्रा हमको चाहिए, धीरे धीरे ये संकट खड़ा होगा। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। सूर्य की जो ऊर्जा है उसी पर हमारी दृष्टि है। तो ऊर्जा का कितना उपयोग करना है, कहाँ कितनी आवश्यकता है, उतना ही अगर हम लोग विचार करके उपयोग करेंगे, मुझे लगता है कि ये सब ठीक होगा। मैं तो कहता हूं कि अंधकार से लड़ने का संकल्प अगर कर लेता है, कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। एक अकेला जुगनू अंधकार को परास्त कर देता है, अंधकार भग जाता है। और हमको इतनी बड़ी संख्या में, भारत में इतने लोग, सबसे बड़ी संख्या का जनसंख्या का देश भारत है, इसलिए संकल्प लेना पड़ेगा। केवल कहने से पर्यावरण प्रदूषण समाप्त नहीं, कम नहीं होने वाला है। इसलिए जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, अभी भाई साहब बता रहे थे कि ठंडी में गर्मी, गर्मी में बरसात, इस प्रकार की स्थिति आ रही है। इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है, हमको पेड़ लगाने का संकल्प लेना पड़ेगा, पानी को बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। नहीं तो ऑक्सीजन, अभी कोरोना काल अभी कुछ दिन पहले हुआ है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण कितने लोग अपने देश दुनिया से चले गए, है नहीं हमारे बीच में। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता इस प्रकार की क्यों पड़ रही है? तो पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलती है। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन पेड़ों से लेते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विषय पर भी चिंता व्यक्त किया है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्यावरण का विषय है, इस पर हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। और अभी एक विषय और आया, स्व का बोध है क्या? देखिए, इस देश में 2 प्रकार की प्रकृति रही है। एक होता हमारा व्यक्तिगत धर्म और एक होता हमारा राष्ट्र धर्म। कभी कभी हमारा व्यक्तिगत धर्म राष्ट्र धर्म को पीछे कर देता है और हमारा व्यक्तिगत धर्म आगे हो जाता है। यही संकट इस देश में है। राष्ट्र धर्म सर्वोपर होता है, व्यक्तिगत धर्म उसके पीछे होना चाहिए। पन्ना धाय का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। जब राज्य पर, देश पर संकट आया और बनबीर नाम का जो राजा था, जब उसने तय किया कि नहीं, हम उदय सिंह की हत्या करेंगे
और उनको मारने के लिए आया, तो उस पन्नाधाय ने, जो एक ताई थी, उसने उदय सिंह की प्राण रक्षा, देश का नायक जिंदा रहे, उसने अपने एकलौते पुत्र को, चंदन को, उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया और उसकी आंखों के सामने बनबीर ने चंदन की हत्या की। लेकिन उदय सिंह की प्राण रक्षा हुई। एक तरफ उसका व्यक्तिगत स्वार्थ था, उसका बेटा था, और एक तरफ राष्ट्र धर्म था जिसके लिए वो काम करती थी। ये देश में ऐसा लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, तब ये देश शीर्ष पे रहा है। इसलिए पन्नाधाय का उदाहरण भी तो व्यक्तिगत धर्म से उनका राष्ट्र धर्म बड़ा था। इसलिए हमारे जीवन में भी जब राष्ट्र धर्म शीर्ष पर होगा, राष्ट्र धर्म व्यक्तिगत धर्म से ऊपर होगा, तो स्वाभाविक रूप से देश कभी अवनति के पथ पर जा ही नहीं सकता। एक और उदाहरण देता हूं, शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे। एक बार शिवाजी महाराज अपनी माताजी के साथ चौपड़ का खेल खेल रहे थे। शिवाजी हार गए। मां ने कहा, शिवाजी ने कहा, मां आपको क्या चाहिए? तो मां ने कहा, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो देखो उधर, वो जो सिंहगढ़ का किला है, उसको मेरा अधिकार चाहिए। शिवाजी को नहीं पता था कि मां की मां इतनी बड़ी होगी। शिवाजी ने कहा, नहीं मां, आपकी इच्छा का पालन करना मेरा धर्म है। और फिर उन्होंने एक सिपाही को अपने प्रधान सेनापति तानाजी मालुसरे के पास भेजा। तानाजी मालुसरे के पुत्र की शादी थी, अपने पत्नी के साथ बैठ करके वो योजना बना रहे थे, कैसे कैसे क्या क्या करना है। सिपाही पहुंचता है और कहता है कि महाराज का आदेश है, आपको इस समय तुरंत चलना है। उन्होंने एक क्षण बिना गंवाए वो शिवाजी महाराज के दरबार में पहुंच गए। शिवाजी ने कहा, तानाजी आइए, आपकी जो सामर्थ्य है, जो आपकी शक्ति है, जो आपका पावर है, उसके बल पर मैंने मां को वचन दिया है। तानाजी ने कहा, आज्ञा करिए कि आपका मां को आपने क्या वचन दिया है? वीर माता जीजाबाई केवल आपकी मां नहीं है, वो मेरी भी, वो राजमाता है। उनकी आज्ञा का पालन करना केवल शिवाजी का कर्तव्य नहीं है, इस देश में रहने वाले सब लोगों का कर्तव्य है। और तो मैं तो प्रधान सेनापति हूं, आप आज्ञा करके देखिए। उन्होंने कहा कि मैंने मां को वचन दिया है कि सिंहगढ़ पर अधिकार करके मैं आपको दूंगा। तानाजी ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगा। छोटी सी सेना लेकर के, 200-300 लोगों को लेकर के उन्होंने रात के अंधेरे में सिंहगढ़ के किले पर आक्रमण किया। लड़ाई हुई, तानाजी मारे गए, लेकिन सिंहगढ़ के किले पर अधिकार हुआ। वो भी कह सकते थे कि मेरे पुत्र का विवाह है और इस समय मैं नहीं जा सकता। उन्होंने व्यक्तिगत काम को छोड़ करके राष्ट्र के काम के लिए और अपने राजा की आज्ञा मानते हुए उन्होंने ये काम किया। तो जब जिस देश में जो राष्ट्र धर्म होता है वो व्यक्तिगत धर्म से ऊंचा हो जाता है, तो वो देश प्रगति करता है। और जब व्यक्तिगत स्वार्थ ऊपर हो जाता है तो वह देश अवनति के गर्त में चला जाता है। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। सिख पंथ का इतिहास हम सब लोग जानते हैं। एक ही युद्ध में मारे जाते हैं और 2 को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है, लेकिन वो उफ तक नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं, मैं धर्म नहीं बदलूंगा। तो यहां तो ये संस्कृति है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि हमारी मां है, हम इसके पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं, और पुत्र पुत्री होने के नाते हमारा धर्म है। देश को अगर हमारी आवश्यकता है तो उसके लिए हम खड़े होंगे। तो वास्तव में ये जो 5 प्रकार के विषय हैं, ये देश के लिए बहुत संकट के विषय हैं। ये इसमें सबको जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा, सुप्तावस्था का परित्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनेगा। एक विषय है नागरिक कर्तव्य। आज देश के लोगों को उनके कर्तव्य बताने के अधिकार तो सबको पता है, अधिकार तो सबको पता चल गए हैं।
कर्तव्य की बात होनी चाहिए। अधिकार अपनी जगह, कर्तव्य अपनी, इसलिए सब जो अभी हमने एक बात कही, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, अगर यही हम सब लोग ध्यान में रख के करेंगे तो, और इन सब विषयों को लेकर चरई बेटी यही तो मंत्र हो अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। धन्यवाद। भारत माता की जय। पोस्टर प्रतियोगिता ग्रुप सी जो क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 के बच्चों का था, तो उसमें अप्रिसिएशन प्राइज़ है मिस्टर आरुष कुशवाहा, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर, गंगापुरी। आप सब लोग देख सकते हैं कि उनका पेंटिंग कैसी है। इस साइड का इस छोटे से बच्चे ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि मन से ताली बजाइए आज जिससे भी बच्चों को उत्साह वर्धन हो सके। वंश जवाहर, बहुत अच्छी पेंटिंग है। और एक साथ एक ही मिला इसलिए उत्साह वर्धन करें। जी बताइए। ठीक, हम कह दीजिए। कहाँ पे है? वो कारल बैग में। अलीशा वर्मा। बच्चों ने हासिल किया अपना अपना मुकाम, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ऐसे स्थान केवल उनकी कल्पना पर है, उनके मन पर है, उनके भाव पर है, और ये छोटी चीज नहीं है। इसी 4-5 चीजों का अगर कर्तव्य बोध इस समाज को हो जाए तो देश अपनी ऊंचाइयों को छूने लगेगा। आज ये जो पंच परिवर्तन की बात हो रही है कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, सबका बोध होना चाहिए, नागरिक कर्तव्य क्या है, सबको बोध होना चाहिए। सामाजिक समरसता अगर आ जाए अपने देश के अंदर, समाज में फैली हुई विभ्रांति और बुराइयां अगर दूर हो जाए तो ये समाज आकर के एक राष्ट्र की संकल्पना में कहाँ खड़ा हो जाएगा, हमको अनुमान करना चाहिए। आज ये जो कार्यक्रम मेरी जो समझ आ रही है वो इसी बात को लेकर के पुरस्कार, ये वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, और ये प्रतियोगिता इसी निमित्त रखी गई है। आयोजकों के मन में शायद यही बात रही होगी कि यह इस बात का संदेश समाज के अंदर जाए, विद्यालयों में जाए, बच्चों तक जाए, अभिभावकों तक जाए कि इस देश में जरूरत किस चीज की है। तो ये जितने विषय आए हैं, जिनके बारे में बच्चों ने अपने मुकाम हासिल किए, पुरस्कार प्राप्त किए, यह समाज के अंदर आवश्यक है। और हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम स्वयं उन परिवर्तन जो चाहते हैं, ये समिति चाहती है, उस हिसाब से चलें और चल करके इस देश को समृद्ध और
एक तरह से ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, विश्व के अंदर इसका स्थान सर्वोपरि हो, इस बात को लेकर के हम चले हैं। और आज इस कार्यक्रम में माननीय बाजवा जी ने हम लोगों को भी बुलाया, इसके लिए उनकी समिति को, उनको बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब। आप सभी से पुनः निवेदन है कि सामने टेबल पर आपके सुझावों के लिए पुस्तिका रखी है। अगर किसी के विजिटर बुक रखी हुई है, किसी को भी कोई सुझाव उसमें लिखना हो तो उसमें आप सुझाव दर्ज कर सकते हैं। भाग लेना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीतना हारना बात अलग है। बस एक बात हमें याद आई, वो ज़रूर बता दूंगा, फिर उसी से ख़त्म कर दूंगा। हम जब यहाँ पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो हमारा एक साथी था, वो बीएससी में फेल हो गया, दोबारा बैठा, दोबारा भी फेल हो गया। और हम लोग उससे खूब मजाक किया करते थे, मजाक का पात्र था। एक बार यूनिवर्सिटी में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, ये शायद बात 71-72 की बात होगी। तो हम लोगों ने मजाक में मुझसे कहा कि तुम जाके प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम लोग जानते थे वो उल्टा पुल्टा बोलेगा, हम लोग चल के हंसेंगे। गया और यकीन जानिए यूनिवर्सिटी के बाद विवाद प्रतियोगिता में वो फर्स्ट आ गया। तो उसे लगा कि ये मेरे में प्रतिभा थी, हमें तो पता ही नहीं था। फिर इंटर यूनिवर्सिटी हुई, उसमें भी फर्स्ट आ गया। दोबारा हुआ यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसमें भी फर्स्ट आ गया। आप यकीन जानिए कि उसने बहुत देर में अपने प्रतिभा को पहचाना और बाद में आई फर्स्ट हो गया। जो लड़का बीएससी में फेल हो जाए पहली बार, दूसरी बार, हमारे खाली कहने का इतना मतलब है कि अगर प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। जीतना हारना तो एक नंबर है, खेल है। इसलिए आप सभी बच्चों को खूब बधाई। और हम तो इस चित्र को देख रहे हैं, मुझे लगता है तो इसमें से कुछ भी नहीं बना पाता, फिर भी हम बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है। भाई सबको बधाई, नमस्कार। फोटो खींचने वाले ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, खिंचाने वाले उनके बच्चे हैं ये।